नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 7 बज गए हैं, घड़ी चेक कर सकते हैं। 7 बज गए हैं, यानी रातों रात का वक्त हो गया है। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं और इस बाबा के साथ की वजह भी कुछ खास है। आज हम उस विषय को छूने वाले हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में धूप छांव देखते हुए लगातार एक दूसरे से लड़ते और फिर साथ आते हुए और बीते 15-16 सालों से बिहार की राजनीति की आसपास घूमने वाली समीकरण से जुड़ा हुआ है। आज लवकुश साधने के लिए नीतीश कुमार हर वो प्रयत्न करने को तैयार हैं, हर वो उपाय करने को तैयार हैं जिससे इस वोट वर्ग को अपने पाले में भी कर लें और इसका राजनीतिक फ़ायदा चुनाव में भी कर लें। अब दिक्कत क्या है कि चुनाव तो आने वाले 2-3-4 साल तक तो कहीं है नहीं, तो आखिर नीतीश कुमार किस चुनाव में इस समीकरण को सुधारना चाहता है? आखिर इस समीकरण को किस आधार पर नीतीश कुमार अपने फायदे में ले आएंगे? जब चुनाव होंगे ही नहीं तो फिर इस समीकरण को गढ़ने का फ़ायदा क्या है? देखिए, रिश्ते किसी से सुधारने का कोई भी बढ़िया वक्त नहीं होता है, लेकिन राजनीति में जब कोई भी काम किया जाता है, चाहे किसी से दुश्मनी या दोस्ती, उसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक मकसद हो रहता है, एक बड़ी रणनीति होती है। चिराग पासवान ऐसे ही नहीं इतना बड़ा गेम खेल गए। चुनाव के ऐन वक्त पर 2-4 सीटों के लिए नाराज होकर एनडीए गठबंधन छोड़ देना, ये जानते हुए कि नीतीश कुमार को भाजपा आगे करेगी इस चुनाव में, इसके पीछे भी रणनीति थी। नीतीश कुमार का ये जानते हुए कि भाजपा उन्हें कमज़ोर करना चाहती है, फिर भी भाजपा के साथ बने रहना, इसमें भी रणनीति थी। अंतिम समय तक तेजस्वी यादव का, मांझी मल्लाह और कुशवाहा को घास नहीं डालना, इसके पीछे भी रणनीति थी। तेजस्वी यादव सरकार बना चुके होते हैं अगर कांग्रेस उन्हें कमज़ोर नहीं करती। ऐसी छोटी छोटी रणनीतियाँ हर जगह काम करती और फिर कभी ना कभी बिखर जाती। इसी में से एक रणनीति को साधने में नीतीश कुमार लगातार लगे हुए हैं। लवकुश को जोड़ने के लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया। जो जहर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में पीना चाहते थे, वो उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर नीतीश कुमार ने पी लिया। और इस समीकरण को और मजबूत करने के लिए और भाजपा के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए उन्होंने एक लाठी से 2 हमले किए। आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, भाजपा के साथ रिश्ते भी ठीक कर लिए और लवकुश समीकरण को साध भी लिया। लेकिन आपके 100 इंतज़ामों के बावजूद शादी विवाह और चुनाव एक ऐसी प्रयोजन होता है जिसमें कुछ ना कुछ घट ही जाता है। नीतीश कुमार की सारी तैयारियां कहीं ना कहीं उस पर पानी फिर गया है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है वो सीधे बाबा बताएंगे हमें। बाबा। नमन जी, आपने कई बातों को जोड़ा है और कई संदर्भ आपने रखे हैं। आपने चीज़ों को रखा है, आपने योजनाओं को रखा है, आपने शादी ब्याह तक की चर्चा कर ली। शादी ब्याह में भी बहुत इंतजाम के बाद सबको खुश नहीं रखा जा सकता है। नीतीश कुमार की योजनाएं अक्सर बड़ी फुल प्रूफ होती हैं क्योंकि वो मंथन करते हैं, विचार करते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। इन सब बातों में नीतीश कुमार ने जो रास्ता अपनाया था, वो रास्ता बहुत ही उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए मजबूत था। तब मजबूत था जब वो इस रास्ते से चलना शुरू किए थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी नए रास्ते पर चलने के लिए आपको उस रास्ते की पूरी जानकारी हो। लवकुश समीकरण इंस्टिंक्ट पर भी चला है। जी बिल्कुल। लवकुश समीकरण नीतीश कुमार का एक ऐसा ही तुरुप का पत्ता था जिसके लिए वो चीज़ें खोज रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा से कई दौर की बातें हुई थी जो हमने खबरों के माध्यम से दिखाया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मान नहीं रहे थे। उन्हें मनाया गया कागज पर। जी। उनके मानने से पहले आपको याद होगा कि जब उन्होंने नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था तो उन्होंने लौ को साधा था, कुश अभी बाकी था और कुश को साधने के लिए उन्होंने उमेश कुशवाहा को खोज के लाया। उमेश कुशवाहा भी उनके वो छत्र नहीं थे, वो कड़ी नहीं थे जो बांस के साथ बांस जमता है। वो कहीं से टूट करके आए थे। तो उससे अच्छा उपेंद्र कुशवाहा ही थे कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ काम कर चुके थे। उपेंद्र कुशवाहा के अच्छे और बुरे पहलू को भी जानते थे और उपेंद्र कुशवाहा के जाने का कारण भी यही था जिस कारण से नीतीश कुमार ने कभी लालू प्रसाद को छोड़ा था। बिल्कुल। तो वो इस दुख को समझते भी थे।
इसको देखते हुए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ा, लेकिन यही उनसे एक बड़ी गलती हो गई। और गलती सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं हुई, ये गलती उपेंद्र कुशवाहा से भी हो गई। उपेंद्र कुशवाहा का बसा बसाया घर उजड़ गया। और ऐसी स्थिति में आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ हमने कल भी चर्चा किया था। हमने बताया था कि किस तरह से लौकुश समीकरण को साधते साधते नीतीश कुमार बिखरने लगे हैं और बिखर गए हैं लगभग। आज न तो उनके सामने, उनके बगल में उपेंद्र कुशवाहा हैं, न उनके बाएं वाली सीट पे आरसीपी सिंह हैं। दोनों ही दिल्ली में बैठे हुए हैं और दोनों अपने अपने अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कल हमने चर्चा की थी, क्या इस बात को सेफली अब कहा जा सकता है बिहार की राजनीति के संदर्भ में एक विश्लेषक के तौर पे कि उपेंद्र कुशवाहा लालू वाली रणनीति का हिस्सा बन गए हैं और आरसीपी सिंह भाजपा वाली रणनीति का हिस्सा बन गए हैं? बिल्कुल आपने सही पकड़ा है नोन जी। आप शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं और जिस तरह से आप जदयू की राजनीति और नीतीश कुमार को बड़ी बारीकी से देखते हैं, उन बातों को देखकर मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि आप कहाँ से खोज करके लाते हैं चीज़ों को। आपने शुरू में ही कहा था कि नीतीश कुमार की रणनीति है कि वो कमज़ोर नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के जरिए मजबूत बनना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं बिल्ली रास्ता काटे वाली बात है। एक बार जब 2014 में बड़ी बुरी स्थिति उनकी हुई थी तो उन्होंने जीतन राम मांझी को आगे कर दिया था और दूसरी बार उन्होंने आरसीपी सिंह को मोहरा बनाया था। और ये दोनों, आरसीपी सिंह मांझी नहीं है, ये बार बार मैं बोलता हूँ। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। आरसीपी सिंह को कहा जाता है कि वो नीतीश मैन नहीं है, वो बीजेपी मैन है। और बीजेपी मैन होने का जो लाभ चाहते थे नीतीश कुमार, वो लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे थे और इस अकेलापन में जो आरसीपी सिंह ने अपना प्रयोग शुरू किया, उसी प्रयोग का हिस्सा आप समझ लीजिए कि अध्यक्ष बनने से पहले भी एक प्रयोग उन्होंने किया था। उसी प्रयोग का हिस्सा थे प्रशांत किशोर, जो जिनको पार्टी से बाहर होना पड़ा। और जब प्रयोग उन्होंने करना शुरू किया आरसीपी सिंह अध्यक्ष बनने के बाद, तो उस प्रयोग में बहुत सारे लोग नीतीश कुमार से डरने लगे थे, उनके नज़दीक जाने से डरते थे क्योंकि आरसीपी सिंह बुरा मान जाएंगे। और बहुत लोगों को चीखे टीके भी रहना था क्योंकि अगर दूसरे घर से आप आते हैं, कई लोगों का विकेट गिरा भी जी, आप दूसरे घर से अगर आते हैं ना तो आपको ये एहसास होता है कि इस घर में मुझे मान सम्मान ज़्यादा मिलेगा। और अगर छोड़ने की नौबत आती है तो आप कहते हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर वहाँ जाने में भी आपको परेशानी है। अशोक चौधरी हों या उनके साथ आए हुए जो भी लोग हों। इसके बाद आरजेडी से गए हुए आपने देखा होगा कि कई एमएलसी 5 गए थे। कहीं किसी का नाम आपने देखा? गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे भी एक थे जो कई ड्रामे हुए। गुप्तेश्वर पांडे जी जाएंगे, नहीं जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, एमपी का लड़ेंगे, एमएलए का लड़ेंगे, बाद में फिर उपचुनाव लड़ेंगे और टाइम फिर। तो वीडियो देखा हमने उनका, तो लगा कि 30 दिन बाद होश में आए हैं कोरोना के बाद। ऐसा अक्सर होता है। नीतीश कुमार का जो तीर है ना, वो बड़ी असरदार होता है। उसमें जहर पीछे से डूबा होता है, आगे से जाता है तो उतना असर नहीं करता, लेकिन पीछे वाला जब हिस्सा जाता है तो जहर का असर आप पर फैलता है। ऐसा ही असर आपने देखा होगा अशोक चौधरी को भी लगा है। ये बहुत सारे लोग हैं। बाबा, एक और बात है, आपकी चर्चा के दौरान ये बातें बार बार आप कह रहे थे कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा घसक गए हैं, तो इस मौके को समझ गए हैं मांझी, और मांझी सट गए हैं और मांझी दोनों रणनीतियों को बुला रहे हैं। वो कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी भाजपा के साथ तीखा तीखा, कभी लालू के साथ तीखा तीखा, मतलब वो सब एक्सपेरिमेंट एक साथ कर रहे हैं। अच्छा नमन जी, ये भी आपने बड़ी सुंदर बात की, इस पर एक बड़ा विश्लेषण हम लोग कर सकते हैं। दलित राजनीति को लेकर के एक बात आप समझिएगा, इस पर भी हम चाहेंगे कि एक एपिसोड हम लोग जरूर करें। संदर्भ आप लेकर के जो आए हैं ना, उस संदर्भ में आप समझिए ना कैसे नीतीश कुमार बिखरे हैं। उसका माने बिखरे सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी, देखी जमाने की यारी, वो मुझे याद आ रहा है। और आप देखिए ना कि चुनाव के समय कौन कौन साथ में खड़े थे। आरसीपी सिंह कहाँ थे, अशोक चौधरी कहाँ थे। दलित राजनीति के सबसे बड़े जो धरोहर हुआ करते थे नीतीश कुमार के, वो थे श्याम रजक। श्याम रजक ने साथ छोड़ दिया और दलित राजनीति पर बहुत कुछ वो जब किए थे तब उन्होंने साथ छोड़ा, एक अच्छे नोट पर छोड़ा, मंत्रालय उनके पास रहते हुए उन्होंने छोड़ा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बड़ी कमी थी। अशोक चौधरी को सामने खड़ा किया गया और भी 1-2 नेताओं को ट्राई किया गया, लेकिन कोई उस जगह पर नहीं आया। वो जो एक बड़ा लेकर आते हैं कलेवर श्याम रजक, चुनावी राजनीति का जीत कर आने वाला नेता, ऐसा दलित नेता किसी पार्टी में फिलहाल नजर नहीं आता दूर दूर तक। अभी देखिए सीट वैकेंट हुआ है जी,
रामविलास पासवान एक बड़े दलित नेता थे और सर्वमान्य नेता थे, इस बात को कह सकते हैं आप। उनके पुत्र प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो लेगेसी है उसको हम लेकर के आगे बढ़ें। लेकिन राजनीति में ये तय जरूरी नहीं है कि पुत्र ही पिता का स्थान ले। यही तो नीतीश कुमार ने किया। लोकतंत्र में नमन जी ये बड़ा मुश्किल है। आप में अगर क्षमता नहीं है तो कई आप राजनेताओं के पुत्र को देखिएगा कि हाशिए पर हैं। देखिए 19 और 20 तो तेजस्वी यादव के जीवन भर के लिए याद रखा जाएगा। 19 में भी टूटे, 20 में भी टूटे। लेकिन एक और इसमें बात हुई है नमन जी, टूट तो गए हैं लेकिन नेता बन गए हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें नेता बना दिया है। 4 सालों में जो कलेवर आप देखे होंगे तेजस्वी यादव में, वो एक नेता वाली आ गई है। इसके साथ साथ जहां हम थे नीतीश कुमार के मुद्दे पर हम आ जाते हैं, तो कोशिश नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी की थी और कोशिश तो उन्होंने 2013 में भी की थी कि जब यहाँ से हटेंगे तो नरेंद्र मोदी पर बहुत कुछ कहा था। 2015 में भी एक कोशिश किया था, 2017 में भी एक कोशिश किया था, लेकिन 2019 में उनकी जीत और 2020 में उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा पलट देना, ये सारी चीज़ें इस रणनीति का हिस्सा थी, जिसमें नीतीश कुमार को आज ज़रूरत पड़ रही है अपने लोगों की कम, अपने पड़ोसियों की ज़्यादा। कभी कभी जब आपके घर में सब कुछ होता है, नमक नहीं होता है, तो पड़ोसी से मांगना पड़ता है। और वो पड़ोसी के लिए सबसे बेहतर दिन होता है और वो पूरे मोहल्ला में कहता है कि आज हमने नमक दिया है। भाई पड़ोसी गोतिया होता। हाँ, तो गोतिया हो तो और मुश्किल है। वो तो और मुश्किल है। और जीतन राम मांझी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, आप देखिए ना, सोशल मीडिया में लालू के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है तो जीतन राम मांझी हैं। हर मीडिया चैनल जीतन राम मांझी को उठा रहा है, तो को भुलवा दिए। मैंने सारा, ये भी एक रणनीति का हिस्सा ही है। बिखरते हुए नीतीश कुमार को थोड़ा सहारा देने के लिए जिस तरह से जीतन राम मांझी कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी ज़्यादा दानिश रिजवान का नाम ले लीजिए। दानिश रिजवान तो ऐसा लगता है कि जैसे PhD किए हुए हैं ये पूरे बिहार की राजनीति पर, और लगातार मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। पत्रकार रहे हैं पुराने, तो मुझे भी इसीलिए ट्यूनिंग बनती है। वो समझते हैं सारे नॉर्म्स को, चीज़ों को कैसे रखा जाता है और कब जीतन राम मांझी को सबसे ऊपर रखना है। फूल के ऊपर गोभी का फूल। बड़े रणनीतिकार हैं जीतन राम मांझी के साथ, सीधी बात आप कहिए अब। जी, अब इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार जिन रणनीतिकारों को खोज रहे थे, उसमें एक तो राजनीतिज्ञ है ही नहीं, कॉरपोरेट जगत से आए हैं या कहा जाए ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो उनसे राजनीति की आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, RCP सिंह जो करेंगे सो अपने लिए करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पॉलिटिकल व्यक्ति है उपेंद्र कुशवाहा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कारण कि एक से एक बड़े बड़े आप देखिए, अशोक चौधरी के सामने अगर ये बाबा तो कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा रिजेक्टेड नेता है, क्योंकि एक ही चुनाव में 2 जगह से चुनाव हार जाना पप्पू यादव वाली स्थिति हो गई है। उनसे भी बुरी स्थिति है। पप्पू यादव तो फील्ड में है ना, अपनी आज भी राजनीति लाठी खाने के लिए तैयार है। अब तो लाठी भी नहीं खा सकते। उनकी आइडेंटिटी भी है जाप जी। इन्होंने तो अपनी आइडेंटिटी भी खो दी। बहुत बड़ी बात। आज सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, और ही आप है बस। तो ये भी राजनीति में बहुत कम होता है कि पत्रकारों के द्वारा अगर राजनेताओं का नाम लिया जाए और उनका दूसरा कोई नाम लेवा नहीं हो, तो ये भी एक राजनीति का एजेंडा ही मान के चलिए। मैंने पिंडदान हो गया उनका लगभग। आप मान के चलिए ना, आप एक भी ऐसे नेता नहीं हैं, एक भी ऐसे नेता नहीं, बड़े बड़े नेता, बहुत माने जमीनी नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े हुए थे, जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा थे। आपका इशारा समझ गया बाबा। अगर संजय जायसवाल का नाम ले सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो संजय जायसवाल भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले सकते थे, लेकिन लिया नहीं। एक और बात है नमन जी, आप पिछले लगभग 15 से 20 दिनों में, जब से बंगाल चुनाव का परिणाम आया है, एक बयान उन्होंने दिया, उस बयान को उन्होंने कोट किया, पलटवार किया संजय जायसवाल के बयान के बाद। उसके बाद उनके मुंह पे जो दही जमाया है नीतीश कुमार ने, अभी तक उसको बिल्ली तक जूठा नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ शुभकामना देने के लिए, जन्मदिन और मरण दिन, इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार की रणनीति है, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए और दोनों हाथ में लड्डू तौलेंगे, समय लेकर तौलेंगे, और जब एहसास हो जाएगा कि जो लड्डू खाना है उस लड्डू को खा लेंगे, दूसरा लड्डू जानते हैं आपको देंगे नहीं, धीरे से उसको फिर वापस डाल लेंगे पुटली में। यही रणनीति है इनकी, और इसी रणनीति पर आज तक चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, हार कर भी जीतते आए हैं, जीत कर भी हारते आए हैं। यही रणनीतियाँ इनके चुनावी आज तक के 16 साल के इतिहास में आप घुमा कर देख लीजिए। तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेट होने का कारण भी है। चुनाव जीत कर भी सरकार नहीं बना सकते हैं, चुनाव हार कर भी सरकार नहीं बना सकते हैं। ऐसी कोई
तरकीब छोड़ ही नहीं रहे नीतीश कुमार जिससे किसी और को मौका मिल सके। और यही कारण है कि बिहार की एक बड़ी जनसंख्या जो है वो भी नीतीश कुमार से काफ़ी खपा है। क्योंकि आप देख सकते हैं लालू यादव लगातार जो तस्वीरें साझा कर रहे हैं ट्विटर पर, एक एक स्वास्थ्य केंद्र जो उनके रीजन का था उसमें भी गाय भैंस और पुआल रखा हुआ है। इस तरीके से आप लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगाते हैं, इन स्वास्थ्य केंद्रों का आरोप किस पर लगना चाहिए? बिहार की बदहाली का आरोप किस पर लगना चाहिए? इन सारे सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कल फिर रातों रात में मुलाकात करते हैं। आज की रातों रात में नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।